हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर्स एग्जाम भी दीजिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए हिस्ट्री, टीजीटी पीजीटी, एलटी, जीआईसी और केबीएस एनबीएस के लिए हिस्ट्री के आज हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, जिसमें आज पार्ट है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इनकी जो पहले इनको फैक्ट्स देख लेते हैं, इसके बाद वन लाइनर फैक्ट्स में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पूरा पाषाण काल की बात करें, देखिए पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं। देखिए, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता उसे क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। पूरा पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल, जिसमें मनुष्य ने लिखने पढ़ने का कोई इसमें ज्ञान उपलब्ध नहीं था, इसके कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। ठीक है, पाषाण यानी पत्थर काल, पत्थर, पूरा पाषाण काल, पुराने पत्थर यानी पत्थर काल इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? तो प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने अपना जीवन लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट किया था। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए। प्रागैतिहासिक काल जो है ये 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, अगर इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो निम्न पुरा पाषाण काल जो आता है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक ये निम्न पाषाण काल युग आता है। मध्य पाषाण काल युग की बात करें तो मध्य पाषाण काल युग ये जो है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का समय मध्य पाषाण काल युग आता है, यानी कि मध्य पुरा पाषाण युग। इसके बाद में उच्च पुरा पाषाण युग की बात करें तो उच्च पुरा पाषाण युग, इसका जो टाइम पीरियड है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक ये उच्च पुरा पाषाण काल का युग माना जाता है। इसकी बात करें आगे, चलिए आगे अगर हम लोग बात करें, देखें तो भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्रारंभ हुआ? यानी कि प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान यानी कि खोज कब की गई थी इसकी? तो 1863 ईस्वी से इसकी खोज जो है वो चालू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया था? तो ये रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे, अंग्रेज भारतीय थे, इन्होंने भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद ने इन प्रस्तर युग बस्तियों का अन्वेषण शुरू किया, यानी कि इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा युग की खोज की थी। हड़प्पा जो स्थल है उसकी खोज की थी, वहीं पर इन्होंने उत्खनन चालू किया था। इसके बाद में डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। ये किसने किया था? जो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य और लौह, यानी कि पाषाण, कांस्य और लौह युग का जो त्रियुगीन विभाजन किया, ये किसके द्वारा किया गया? तो ये त्रियुगीन जो विभाजन किया गया है वो थॉमसन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आता है भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूस फूट ने किस स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था? तो ये पल्लवरम नामक जो स्थान था, कहाँ पर था? ये मद्रास के निकट में था। ठीक है, मद्रास जो वर्तमान में जिसको हम चेन्नई कहते हैं, इसके समीप में था। यहाँ से पल्लवरम नामक स्थान से इन्होंने हैंडेक्स यानी कि जो हस्त कुल्हाड़ी थी उसको इन्होंने प्राप्त किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अतिरमपक्कम नामक स्थान से जो पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसने की थी? जो अतिरमपक्कम नाम स्थान जो था, यहाँ पर पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये विलियम किंग के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विलियम किंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मानव विकास का क्रम। मानव विकास का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा मानव आया और इस समय कौन सा मानव है? देखिए, मानव विकास की क्रम की बात करें तो सबसे पहले क्या आया था? रामापिथेकस आए थे। ठीक है, ये रामापिथेकस है। रामापिथेकस के बाद में ऑस्ट्रेलोपिथेकस आते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं होमो इरेक्टस। इसके बाद में निएंडरथल मानव आता है, और जो इस समय वर्तमान में चल रहा है
वर्तमान में जो मानव की प्रजाति है वो कौन सी, होमो सैपियंस। ठीक है, ये है, ये वर्तमान की बात करें, आजकल जो हम लोग हैं वो किस प्रजाति के लोग हैं, ये मानव सैपियंस, सॉरी होमो सैपियंस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। बात करें तो मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में ये प्रकट हुआ था। कौन प्रकट हुआ था, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मानव यानी कि जो हम लोग हैं, हमारे पूर्वज कौन है, आदि पूर्वज किसको जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। ठीक है, इसके बाद में और पूर्व में अत्यंत नूतन काल में ये प्रकट हुआ था। चलिए नेक्स्ट है कि किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था, यानी कि कौन सा मानव जो था जिसने शव को विसर्जन किया और अग्नि का व्यापक रूप से इसने प्रयोग किया था, तो ये था हमारा निएंडरथल मानव। ठीक है, हम लोगों की जो प्रजाति है इससे पहले वाला जो था निएंडरथल, इन्होंने पहले इन्होंने शव का विसर्जन शुरू किया और इन्होंने सबसे ज़्यादा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है, 30,000 वर्ष पहले हम लोगों के जो आदि पूर्वज थे उनको क्या कहा जाता है, हम लोगों की कौन सी प्रजाति, होमो सैपियन। ठीक है, होमो सैपियन को आदि नामों से जाना जाता है, कौन कौन से, प्रज्ञ मानव के नाम से जाना जाता है, क्रोमैग्नॉन और चांस लेडग्रीमाल्डी, ये 3 नामों से जाना जाता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस के आदि नामों से जाना जाता है कौन कौन से, प्रज्ञ मानव, क्रोमैग्नॉन और चांस लेडग्रीमाल्डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे। पुरापाषाण युग से जो प्राप्त उपकरण थे वो किस प्रकार के थे, तो ये थे क्रोड उपकरण, हस्तकुठार यानी हैंडेक्स, जो सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफूट ने इसकी खोज अतिरम्पक्कम से की थी, और बिदारडी यानी क्लीवर, खंडक और गड़ासा। ठीक है, ये उपकरण थे पुरापाषाण युग के। नेक्स्ट है, पुरापाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं, तो पुरापाषाण के युग जो उपकरण हैं, औजार हैं, वो किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं। बेलन घाटी, ये कहाँ है, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, जो कि मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है इसके समीप वाला जो बेलन घाटी है, ठीक है, वहाँ से मिले हैं। सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका की चित्रशिला स्तरों से, यानी कि ये जो घाटियाँ हैं यहाँ से पुरापाषाण युग के जो उपकरण मिले हैं, और ये भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर चित्र जो मृतशैली है, ठीक है, मृदभांड शैली चित्रित हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखें, मध्य पुरापाषाण काल को एक अन्य नाम से जाना जाता है। जो मध्य पुरापाषाण काल है इसको दूसरे अन्य नाम से जाने जाते हैं, ये कौन सा है, तो ये फलक संस्कृत के नाम से जाने जाता है। मध्य पुरापाषाण काल को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है, फलक संस्कृत से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन से थे। इससे पहले हम लोग पुरापाषाण की बात कर रहे थे, मध्य पुरापाषाण की बात कर रहे हैं, तो ये बेधनी, छेदनी और खुरचनी, ये मध्य पुरापाषाण की प्रमुख उपकरण थे। कौन कौन से थे, बेधनी थी, छेदनी थी और खुरचनी थी। ठीक है, इसके बाद में आगे आते हैं, मध्य पुरापाषाण युग के उपकरण बने थे, ये किसके बने थे, तो ये सल्कों के बने थे, विविध प्रकार के फलकों से ये बने थे। उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन से हैं, उच्च पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, तो ये कौन से हैं, तक्षिणी, खुरचनी, जिसको ब्लेड और ब्यूरेंस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे अगर बात करें, आगे देखते हैं हम लोग, चापर चापिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सोहन घाटी क्षेत्र से। कहाँ से, चापर और चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सोहन घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं, तो भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले थे, तो ये पल्लवरम नामक जो स्थान था, मद्रास की तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ से। परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है, तो ये उच्च पुरापाषाण युग को माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, तो उच्च पुरापाषाण युग में हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो हड्डी की बनी जो मातृ देवी की मूर्ति है, ये बेलन घाटी, इलाहाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। ये सिहावल एवं संगोवा, ये पूरा स्थल है, ये कहाँ किस क्षेत्र के हैं,
किस समय के हैं? तो ये निम्न पुरापाषाण संस्कृत का क्षेत्र है, सिहावल और संगोभा, ठीक है, ये पूरा स्थल है। नेक्स्ट देखेंगे तो निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनौरा जो कि नर्मदा घाटी पर स्थित है, इसकी खोज 5 दिसंबर 1982 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी डॉक्टर अरुण सोनकिया के द्वारा। किसके द्वारा? अरुण सोनकिया के द्वारा की गई थी। निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हथनौरा। हथनौरा ये कहाँ स्थित है? नर्मदा घाटी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे विस्तार से मध्य पाषाण। इससे पहले हम लोग पुरापाषाण देखते थे, अब मध्य पाषाण देखेंगे। मध्य पाषाण में देखते हैं, मध्य पाषाण संस्कृत का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है। ये मोटे तौर पर कब से कब तक का माना जाता है? तो मध्य पाषाण संस्कृत का महत्व जो है मोटे तौर पर ये 9000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक को मध्य पाषाण युग के नाम से जाने जाते युग में जाने जाते हैं। आगे देखेंगे पुरापाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण और नवपाषाण काल के युग के बीच का जो है इसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीवाल्ड कार्लाइन ने कब दी थी? आर्कीवाल्ड कार्लाइन ने कब दी थी? तो ये 1867 और 1868 ईस्वी में इन्होंने दी थी। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीवाल्ड कार्लाइन ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की थी? तो इन्होंने विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से की थी। विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से की थी। चलिए आगे देखते हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इनको माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता था, ठीक है। मध्यकाल के जो उपकरण होते थे वो बहुत छोटे होते थे, इनको माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता था। चलिए, मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ था? तो ये जैस्पर्स, कल्सडेनी, चार्ड फ्लिंट और क्वार्टाजाइट, इनसे हुआ था। किससे हुआ था? जैस्पर से हुआ था, कल्सडेनी से हुआ था, चार्ड फ्लिंट से हुआ था और क्वार्टाजाइट से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? तो मध्य पाषाण काल के उपकरणों का जो आकार प्रकार था वो कैसा था? चंद्राकार था, अर्धचंद्राकार था और त्रिभुजामुखी था। चंद्राकार, अर्धचंद्राकार और त्रिभुजामुखी हुआ करता था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, ये डबल स्टार, 4th स्टार जो भी मानो, ये वाला, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य ये कहाँ से मिले हैं? तो ये आदमगढ़, होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और बागौर भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाण काल के जो पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वो यहीं से मिले हैं, ठीक है। आदमगढ़, होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये बागौर भीलवाड़ा जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये सरायनाहर मैदाहा है जो कि प्रतापगढ़ जिले उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद में आते हैं मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण। ये वन्य धान का प्रमाण ये भी पूछा जाता है। धान की भूसी, धान का प्रमाण ये कहाँ से मिला है? तो धान की भूसी कहाँ से मिल गई? ये चौपानी मांडू इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मिली है। भारत के किस शिलालेखों में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी से बने उपकरण ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाणिक स्थल से, ये मैदाहा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो ये दमदमा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से? दमदमा से। आगे देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो नर्मदा घाटी, बोरी, ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो हथनौरा, नर्मदा घाटी से पाई गई है। आगे देखते हैं।
भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये बेलन नदी घाटी को कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किसको कहा जाता है? बेलन नदी घाटी कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण बाँस वाला स्थल कौन सा है? तो बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में है। बागौर साइट के संबंध में सही कथन कौन सा है? यह राजस्थान में अवस्थित है। बिल्कुल। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक मध्यभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से लेकर 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां ज्ञात हैं। जब बैल भेड़ बकरी और सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में इनका पालन किया जाता रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। किस स्थल पर मानव जीवाश्म में पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? तो ये हथनौरा नर्मदा घाटी महाराष्ट्र में पाए गए हैं। वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल यानी कि बूचड़खाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बूचड़खाना कहाँ से प्राप्त हुआ है इसका साक्ष्य? ये महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। सरायनाहर और महदहा ये संबंधित हैं। ये किससे संबंधित है? सरायनाहर और महदहा जो है ये गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। आगे देखेंगे प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो ये उच्च पुरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से। आगे देखेंगे मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल देख लेते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए मध्य पुरा पाषाण के प्रमुख स्थल की बात करें तो ये जो वीरभानपुर है ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। लखनाच ये गुजरात में स्थित है। टेरी ये तमिलनाडु में है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। बागौर ये राजस्थान में स्थित है। सरायनाहर ये उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़। महदहा ये भी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में स्थित है। ठीक है, इस तरह के। आगे देखेंगे अगर हम लोग मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? तो ये आखेट नृत्य और युद्ध की, यानी कि शिकार, मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है, नृत्य करते हुए और युद्ध करते हुए भी इस प्रकार की कला को प्रदर्शित किया गया है। भारत में किस नवपाषाणकालिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई थी? तो ये लिंग सुगुर 1842 में मैसूर में जो कि स्थित है, इसकी खोज सबसे पहले की गई थी। आगे देखते हैं, अब देखेंगे हम लोग नवपाषाण काल को। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और अब नवपाषाण काल आया। चलिए विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत में नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल स्थिरीकरण की तिथि कब मानी गई है? तो ये 7000 ईसा पूर्व से मानी गई। ये भारत की बात है। विश्व की बात करें तो 9000 ईसा पूर्व, भारत की बात करें तो 7000 ईसा पूर्व में मानी। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण का युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वह कहाँ पर स्थित है? कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेमेनसुरियन ने कहाँ से प्राप्त किए थे? तो ये लेमेनसुरियन ने जो प्राप्त किए थे वो टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए थे, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह स्थान जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है वो लहुरा देव है, जो कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक, जो कि संत कबीर नगर में स्थित है। इसके बाद में मेहरगढ़ जो कि 7000 ईसा पूर्व का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण कालिक स्थल बुर्ज-होम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष की थी? तो बुर्ज-होम की खोज जो की थी वो 1935 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? टेरा एवं पीटरसन के द्वारा। आगे देखेंगे आगे अगर बात करें तो भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में जो चावल के साक्ष्य हैं वो कोल्डिवा इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं।
भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो गेहूं के साक्ष्य जो हैं वो मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ ये 7000 ईसा पूर्व के लगभग प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पालतू भैंस की बात करें तो पालतू भैंस की बात करें तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मेहरगढ़ से। आगे बात करें हम लोग, किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मानव कंकाल के साथ में कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। किस नवपाषाणकालिक स्थल से गर्तावास यानी कि जिसको गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए, गड्ढा घर कहते हैं, ये साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? बुर्ज होम एवं गुप्तकाल से। ये कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर। वह नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं, तो ये चिरान से मिले हैं। चिरान जो कि सारण में बिहार में स्थित है। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का मुख्य स्थल कौन सा है? ये बेल्लारी। बेल्लारी ये कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। आगे अगर हम लोग देखें तो ये किस नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो राख के टीले के साक्ष्य जो प्राप्त हुए कहाँ से? संगनकल्लू, बेल्लारी कर्नाटक में स्थित है। पिकलीहल उत्तनूर से। आगे देखेंगे हम लोग दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर, तैक्कलकोट जो कर्नाटक में स्थित है, पय्यमपल्ली ये तमिलनाडु में है, उत्तनूर ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या है? नवपाषाण काल की प्रमुख देन ये है, स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ था। कृषि का विकास नवपाषाण काल की देन है। कुंभकारी का निर्माण नवपाषाण काल की देन है। आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। ये जो प्रमुख खोजें हैं ये पूछी जाती हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो मनुष्य के द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। मानव के द्वारा सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग किया गया है? तो ये जौ का प्रयोग किया गया है। बेसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते हैं? तो ये नवपाषाण काल में पाए गए हैं। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण जिसको हार्वेस्टर, ये किस नवपाषाण कालिक स्थल से प्राप्त हुआ है? ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखें, किस नवपाषाणिक स्थल से पशुवाड़ी का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो ये मेहगड़ा से। मेहगड़ा जो कहाँ से? इलाहाबाद में। अब देखेंगे विविध। चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? तो ये जौरा भीमबेटका है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने थे? तो ये स्फटिक से बने थे। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये पैसरा बिहार से। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला है, ये पाटड़े से मिला है। उत्कीर्ण शैला चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है पेट्रोग्लिफ। मध्य पुरा पाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो BN मिश्रा के द्वारा समनापुर का उत्खनन का कार्य किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। उच्च पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनको मैग्डेलियन संस्कृत एवं ब्लेड संस्कृत के नाम से जाना जाता है। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये सोन घाटी से क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम क्या है? तो ये सिंगावल, पटपरा, बाघोर एवं खैतौनी। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? तो ये निरक्षर समाजों का इतिहास। हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? बाइफेशियल।
पूर्व पाषाणकालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? ये शिकार करना इनका मुख्य धंधा था। किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से। पुरा पाषाण काल बेलन घाटी से, मध्य पाषाण काल विंध्य क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी से, विंध्य क्षेत्र से, और ये नव पाषाण काल ये नर्मदा घाटी से। चलिए, ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? तो ये कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ग्राउंड स्टोन टूल्स। पाषाण उपकरण का निर्माण केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? ये पाषाण उपकरण का केंद्र है, पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इसामपुर। ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में। 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा असमीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुआ है? ये ओदे, ये कहाँ है? केरल से प्राप्त हुआ है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? तो ये कनिंघम को जानते हैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसको जानते हैं? कनिंघम को। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे पाषाणकालीन संस्कृतियों का कालानुक्रम। इनका कालानुक्रम देखते हैं पाषाणकालीन संस्कृतियों का। एबी बेली, एबी बेली ये अनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार थे। ऐसूली ये काफ़ी छोटा सुडौल हस्तकुठार ऋषि युग। मोस्तारी ये मध्यपुरा पाषाणकालीन, जिसको पश्चिमी यूरोप से इनको जानते हैं। मगदालिनी, मगदालिनी ये उच्च पूर्व पाषाण काल। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम की बात करें तो पैलियोलिथिक ये पूर्व पाषाण काल की है। मीसोलिथिक इसको मध्य पाषाण काल से संबंधित करते हैं। नियोलिथिक ये नव पाषाण काल की संस्कृति है। कैल्कोलिथिक ये ताम्र पाषाण काल की। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नव पाषाण काल और कैल्कोलिथिक ये ताम्र पाषाण काल। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल को देखें। ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो ये पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था को क्या कहा जाता है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये कृषि एवं ग्राम्य जीवन पर आधारित थी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनको कैल्कोलिथिक यानी कि चैल्कोलिथिक कल्चर से जानते हैं। भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई हैं? ये पाई गई हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से, पश्चिमी मध्य प्रदेश से, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत से ये पाई गई हैं। चलिए, प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति की बात करें तो आहाड़ संस्कृति, जिसको आहार संस्कृति के नाम से जानते हैं, ये कहाँ है? ये राजस्थान के जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का समय। कायथा संस्कृति की बात करें तो ये 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। मालवा संस्कृति की बात करें तो ये 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। जोरवे संस्कृति की बात करें तो ये 1400 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक का है। राजस्थान के वह प्रागैतिहासिक स्थल जो कि ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित हैं, तो वो कौन से संबंधित हैं? आहाड़ है, बालाथल है, बागौर है, ओजियाना है एवं गिलिंदु। ये क्या है? ये प्रागैतिहासिक स्थल जो है राजस्थान के, जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित हैं। आहाड़ ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है ताम्बवती। ताम्र पाषाणिक स्थल नबदा टोली की तिथि निर्धारित की गई है, तो ये 1600 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच में इसकी तिथि को निर्धारित किया गया है। नबदा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? तो HD शंकालिया ने नबदा टोली का उत्खनन कार्य किया था। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये लोग उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल हैं? ये है नेवासा, दैमाबाद, कोटे, इनामगांव, चंदौली। ये क्षेत्र जो है ये महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, जोरवे संस्कृति। ठीक है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है? तो इनामगांव से मिलती है।
कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? तो ये दैमाबाद। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे के रथ प्राप्त हुए हैं? तो ये दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो नागदा से प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो ये आहाड़ से हुई है, जो कि राजस्थान में स्थित है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? तो ये गुनगेरिया से मिला है। गुनगेरिया कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य हैं, ये कथन किसका है? तो एच.डी. गोल्डन का ये कथन है कि ताम्र निधियां जो हैं वो आर्यों का कर्तव्य है। आगे देखेंगे, जोरबे ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये इनाम गांव से मिला है। कायथा संस्कृत के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृत की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? तो ये बी.एस. बाकड़कर ने की थी। ताम्र पाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि क्या है? तो दैमाबाद की निधि यह है, कुत्ता और 2 बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। ताम्र पाषाणिक पुरास्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? तो एम.एस. धवलीकर एवं एच.डी. शंकालिया के द्वारा इनाम गांव का उत्खनन किया गया था। मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृत के प्रमुख स्थल कौन से हैं? महेश्वर है, कायथा, एरड़, मनौती, नबदाटोली, नारदी, नागदा, चिचिली और डगवाड़ा, ये मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृत के प्रमुख स्थल हैं। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? तो इनाम गांव से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव से मिले हैं। गंगा घाटी की नरहन संस्कृत किससे संबंधित है? ये ताम्र पाषाणिक संस्कृत से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, विविध देख लेते हैं। ये हमारा ताम्र पाषाण ये भी खत्म हो गया। अब विविध देख लेते हैं इसमें, उसके बाद में आगे देखेंगे। डोलमेन शब्द से क्या तात्पर्य है? तो डोलमेन शब्द से तात्पर्य है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। जो गड़े हुए मुर्दे होते हैं उनमें निर्मित जो समाधि ऊपर बना दी जाती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको डोलमेन्स कहा जाता है। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? ये पशुओं का पालना सबसे पहले आदि मानव ने सीखा था। होमोसैपियंस से सजातीय रूप भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते हैं? तो इसको होमिनिड कहते हैं। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये किस विद्वान का कथन है? तो ये राहुल संकृत्यायन का कथन है कि पुरातत्व सामग्री है जो इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। किस स्थान पर वर्तमान काल से लेकर 80,000 से लेकर 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बोर्नियो की नियागाह गुफा से। प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था? तो ये ग्रोसियन से नहीं जुड़ा हुआ था। सर्वप्रथम किस धातु में टिन का मिश्रण किया गया था? तो तांबा में किया गया था सबसे पहले। क्या किसका मिश्रण? टिन का। वी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है? तो लोहा को इन्होंने क्या कहा? वी गार्डन ने जनतांत्रिक धातु। लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? तो ये मध्य प्लीस्टोसीन की विशेषता है। भारत के किस पुरास्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये बिलासुरगाम, जो कि कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से पुरास्थल में यहाँ से ये चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखें हम लोग, भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये सिरकप से प्राप्त हुआ है। प्राग ऐतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो ये मचान, कंदरा, झोपड़ी आदि में रहता था। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की गई है? तो ये भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने में। ताम्र संचय का किससे संबंध है? तो ये काले और लाल मृदभांड से इसका संबंध है। किस शैलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये लेखैया शिलाश्रय प्रथम से। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? तो ये पुरातात्विक स्रोत हैं।
दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की मानी जाती हैं? तो ये लौह काल से मानी जाती हैं। आगे देखेंगे भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? तो ये विशेषता है लोहे के आकार और उपकरण, घोड़े, सार्कोफेगी, डोलेमन। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है? तो ये संस्कृति के काल मापन का। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से गंगा घाटी में चावल का उत्पादन प्रारंभ हुआ माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नवपाषाणिक पुरास्थल गुप्फकराल ये कहाँ पर स्थित है? तो गुप्फकराल जो है ये स्वात घाटी में स्थित है। किस घाटी में? स्वात घाटी में स्थित है। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम क्या है। हस्तिनापुर जो कि मेरठ में स्थित है हस्तिनापुर। OCP काल जो कि ताम्रपाषाण काल, PGW काल लौह काल, NBP मृद्धभांड काल इसको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण काल ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात, प्रथम शताब्दी की बात की गई है। अब हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक एवं ताम्रपाषाणिक प्राप्त साक्ष्य स्थल और काल। चलिए एक नज़र इनको देख लेते हैं, इसके बाद में फिर आगे की बात करेंगे। ताम्रपाषाण काल की बात करें तो इसका स्थल रंगपुर। ताम्रपाषाण काल इसका दूसरा स्थल इनाम गांव है। पुरापाषाण काल का स्थल जो है वो सोहन घाटी। पुरापाषाण काल का स्थल अतिरपक्कम। मध्यपाषाण का चौपानी मांडो। मध्यपाषाण काल का सराय नाहर राय। उच्च पूर्व पाषाण काल का पटने। नवपाषाण काल का बुर्जहोम। पूर्व हड़प्पा का कुल्ली। महापाषाण काल का आदिचेनल्लूर। निम्न पुरापाषाण काल की बात करें तो इनकी संस्कृति सोन संस्कृति है। मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति निवासा संस्कृति है। उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति बागोर संस्कृति है। नवपाषाण काल की संस्कृति कोल्लिवा संस्कृति है। ये इनकी संस्कृतियाँ हैं। इनके साक्ष्य देख लेते हैं। पुरापाषाण काल का साक्ष्य क्या है? चिप्पड़ पाषाण उपकरण। मध्य पाषाण काल का साक्ष्य लघु पाषाण उपकरण। उच्च पुरापाषाण काल साक्ष्य शैल चित्र। नवपाषाण काल का प्राप्त साक्ष्य घिसे पाषाण उपकरण। पुरापाषाण काल प्राप्त साक्ष्य क्या है? नदी तट अधिवास है। मध्य पाषाण काल का प्राप्त साक्ष्य क्या है? शैलाश्रय अधिवास। नवपाषाण काल का गर्त अधिवास। नवपाषाण काल के लोग किस में रहते हैं? गर्तावास अधिवास में। ये कहाँ है? बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है। ताम्रपाषाण काल के कच्चे एवं पक्के मकानों में रहने लगे थे। अब इनके मृद्धभांड देख लेते हैं। मृद्धभांड की अगर बात करें तो हड़प्पा युग का मृद्धभांड क्या था? PGW जो कि चित्रित दूसरा मृद्धभांड कहा जाता था। पूर्वकालीन ऐतिहासिक का काले एवं लाल मृद्धभांड होते थे। मौर्य युग के NBPW यानी कि उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद्धभांड। गुप्त युग के RPW यानी कि लाल पॉलिश वाले मृद्धभांड होते थे। स्थल देखते हैं इनके प्राप्त साक्ष्य। सैपाई गैरिक मृद्धभांड परंपरा। महुरजारी मास्म समाधि। वीरभानपुर ये लघु पाषाण उपकरण। उज्जैन ये गैरिक मृद्धभांड परंपरा है। कायथा ये ताम्र निधि है। उत्तनूर यहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है देखा गया। मथुरा से अयागपट। कनेरी से एकादश मुख बोधिसत्व। सांची से प्रस्तर धातु मंजूसाएं। ब्रह्मगिरी से महापाषाण उपकरण। कुपगल से राख वाले टीले के अवशेष देखे गए हैं। आदिचनल्लूर ये कलश समाधान यहाँ से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम से ये गर्तावास प्राप्त हुए हैं। स्थल और राज्य और देख लेते हैं। वीरभानपुर कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। लोटेश्वर कहाँ है? ये गुजरात में है। पैसरा बिहार में है। सराय नाहर राय ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। स्थल और उत्खननकर्ता की बात करें तो सोहागी घाट जो है, सोहागी घाट ये ACL कार्लाइल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। भीमबेटका का BS बाकड़कर के द्वारा उत्खनन किया गया। प्रमुख मृद्धभांड और संस्कृतियों की बात करें तो सर्वप्रथम किस पुरातत्ववेत्ता ने मृद्धभांडों के महत्व का आकलन किया था? तो फ्लिंडर्स पेट्री के द्वारा किया गया था।
मृदभांडों का महत्व क्या है? इतिहास एवं संस्कृति के अन्य स्रोतों के समान मृदभांड भी एक उपयोगी स्रोत है। मृदभांडों का अध्ययन एवं परीक्षण करके हम काल विशेष एवं स्थल विशेष की संस्कृति के विविध पक्षों को उद्घाटित कर सकते हैं। इनके आधार पर कुछ गूढ़ पहलुओं को सुलझाने में सहायता मिलती है जो कि अन्य स्रोतों के माध्यम से ज्ञात नहीं हो पाते हैं। इनके विश्लेषण से उत्खनित स्तर की तिथि निश्चित करने में सहायता इनको मिलती है। इसे गैरिक मृदभांड यानी कि ऑचर कलर्ड पॉटरी। गैरिक मृदभांडों की खोज सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद ने की थी? ये बी लाल के द्वारा 1949 ईस्वी में की गई थी। गैरिक अथवा गिरवे रंग को मृदभांड अधिकांशतः किन क्षेत्रों में पाए गए? तो ये गंगा घाटी क्षेत्र में पाए गए। पुरातत्व में गेरुए रंग के मृदभांड किस नाम से परिचित हैं? तो OCP के नाम से इनको जाना जाता है, ऑकर कलर्ड पॉटरी। गैरिक मृदभांड से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? हस्तिनापुर, मेरठ, बड़ा गांव तथा हैदराबाद जो कि हरिद्वार में पड़ता है। अम्बाखेड़ी सहारनपुर, अतरंजी खेड़ा एटा सेफई ये इटावा में पड़ता है। अहिछत्र बरेली में, श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद में, कालपाटन जालंधर में, नोह ये भरतपुर में पड़ता है। गैरिक मृदभांडों का विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान एवं पंजाब से ही प्राप्त हुए हैं। गैरिक मृदभांड पात्रों की निर्माण अवधि क्या थी? तो लगभग 1300 से 1200 ईसा पूर्व थी। गैरिक मृदभांड किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये पूर्व वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद में फिर देखने में भी मन नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए। इसके बाद में नेक्स्ट डे यानी कि कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग चित्र दूसरे मृदभांड से। जितने मृदभांड ने यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे जो भी है वहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।